फिल्म की शुरुआत होती है थर्ड स्ट्रॉस के अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने से। इससे पहले वह एक जाने-माने जनरल रह चुके थे। 5 महीने बाद हमें हमारा मुख्य किरदार सैम विल्सन यानी कैप्टन अमेरिका दोबारा दिखाई देता है। इस समय वह एक खतरनाक मिशन पर है। वह यूएस मिलिट्री के साथ एक एयरक्राफ्ट में बैठकर मेक्सिको जा रहा है। इस मिशन में उसका अच्छा दोस्त टॉरस भी उसके साथ है, जिसे आने वाले समय में हम नए फॉल्कन के रूप में देख सकते हैं। मेक्सिको पहुंचते ही सैम, टॉरस और बाकी सारे सोल्जर एक आतंकवादी हमले से निपटने लगते हैं। दरअसल इन आतंकवादियों ने जापान का एक बहुत ही जरूरी कंटेनर चुरा लिया था, जिसमें कुछ खास चीजें थी। क्योंकि जापान और अमेरिका के बीच अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए अमेरिकी सेना उनकी मदद कर रही थी। लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि सैम विल्सन अपनी शील्ड और दमदार विंग्स की मदद से एक साथ कई दुश्मनों को हरा देता है। वह कभी हवा में उड़कर ऊपर से हमला करता है, तो कभी एक साथ 3-4 दुश्मनों पर वार करके उन्हें गिरा देता है। वहीं फॉल्कन यानी टॉरस भी अपने उसकी पूरी मदद करता है। आखिरकार सारे टेररिस्ट को खत्म कर दिया जाता है और सैम उस गैंग के लीडर के पास पहुंचता है, जिसके पास वो कंटेनर था। कंटेनर तो वो हासिल कर लेता है, लेकिन उससे पहले कि वो उस आदमी को गिरफ्तार कर सके, वो आदमी उनके हाथ से फिसल जाता है और भाग निकलता है। इसके बाद ये सभी यूएसए लौट आते हैं। मिशन की कामयाबी के बाद सैम टॉरस से बेहद खुश होता है, क्योंकि उसने बहुत बहादुरी दिखाई थी। अपनी खुशी जाहिर करते हुए वो टॉरस को एक खास इंसान आइजाया ब्रैडली से मिलवाने ले जाता है। सैम बताता है कि आइजाया ब्रैडली न सिर्फ एक महान सोल्जर थे, बल्कि वो भी एक जमाने में कैप्टन अमेरिका रह चुके हैं। यह सुनकर टॉरस हैरान रह जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये होती है जब सैम बताता है कि कैप्टन अमेरिका बनने के बाद आइजाया ब्रैडली को 30 साल तक जेल में डाला गया था। टॉरस, जो अब तक बहुत प्रभावित था, हैरानी से पूछ बैठता है, जब आपने देश के लिए इतना कुछ किया तो फिर आपको जेल क्यों हुई? आइजाया ब्रैडली का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो बताता है कि कैसे एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका बनने की सजा उसे भुगतनी पड़ी। उसके साहस और कुर्बानी को कभी खुलेआम नहीं स्वीकारा गया। आइजाया ब्रैडली अपनी कहानी टॉरस को बताते हुए कहते हैं, उस समय मैंने कई मुश्किल मिशन पूरे किए, न जाने कितनी जानें बचाईं और अमेरिका को बड़े नुकसान से भी बचाया। मेरी कामयाबी की वजह से लोग मुझे पहचानने लगे और सराहने लगे। फिर आइजाया थोड़ी देर के लिए रुके, फिर धीमे और भारी स्वर में बोले, यूएस गवर्नमेंट को ये रास नहीं आया कि एक ब्लैक आदमी इतना मशहूर हो जाए। उन्हें लगा कि मेरी पॉपुलैरिटी सिस्टम के लिए खतरा है और तभी उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने 30 सालों तक मुझे जेल में रखा। उस जेल में उन्होंने मुझ पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, जैसे मैं कोई इंसान नहीं, एक लैब का सामान हूँ। यह सुनकर टॉरस का दिल बैठ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जो इंसान कभी देश का हीरो था, उसके साथ इतना अन्याय हुआ। लेकिन इस बातचीत के बाद टॉरस के दिल में आइजाया ब्रैडली के लिए गहरी इज्जत बढ़ जाती है। अभी ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि सैम विल्सन के पास एक कॉल आता है। कॉल में बताया जाता है कि देश के नए राष्ट्रपति थैडियस रॉस ने व्हाइट हाउस में एक अहम मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग एक पार्टी के बहाने रखी गई है, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े नेता और प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। सैम विल्सन को भी इस मीटिंग में खास तौर पर बुलाया गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम आइजाया ब्रैडली और टॉरस के साथ व्हाइट हाउस पहुंच चुका है। वहां चारों तरफ दुनिया की कई बड़ी और पावरफुल हस्तियां मौजूद हैं। जैसे ही सैम पार्टी में पहुंचता है, राष्ट्रपति थैडियस रॉस खुद आगे आकर उसकी तारीफ करते हैं। कैप्टन अमेरिका, आपने मेक्सिको मिशन में बहुत अच्छा काम किया। आप न सिर्फ जापान की मदद कर पाए, बल्कि वो जरूरी कंटेनर भी सही सलामत वापस ले आए। सैम विनम्रता से मुस्कुराता है। इसके बाद सभी लोग मीटिंग रूम में इकट्ठा हो जाते हैं। थैडियस रॉस मंच पर चढ़ता है और गंभीर होकर बोलना शुरू करता है। कुछ साल पहले इंडियन ओशन में एक रहस्यमय नया द्वीप उभरा, जिसे नाम दिया गया सेलेस्टियल आइलैंड। जैसे ही यह द्वीप सामने आया, दुनिया के कई देशों ने वहां रिसर्च के लिए अपनी टीमें भेज दी। वहां एक ऐसा धातु मिला जो न सिर्फ बेहद दुर्लभ था, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर धातु भी माना गया। हमारे वैज्ञानिकों ने इस मेटल को नाम दिया एडमेंटियम। धीरे धीरे जैसे ही इसकी जानकारी बाहर आई, हर देश इस द्वीप को अपने कब्जे में लेना चाहता था। हालात इतने बिगड़ गए कि अगर समय रहते कोई कदम नहीं उठाया जाता, तो यह आइलैंड एक वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकता था। इसीलिए ये मीटिंग बुलाई गई है। आज हमें एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेना होगा। थैडियस रॉस मीटिंग में आगे कहते हैं, हमने यह फैसला लिया
कि सेलेस्ट्रियल आइलैंड से मिलने वाला एडमेंटियम मेटल सभी देशों में बराबर बराबर बांटा जाएगा, ताकि किसी एक देश के पास ताकत का ज्यादा असर न हो। उनकी इस बात पर सभी देशों के राष्ट्रपति सहमति में सिर हिलाते हैं। सभी एक नए समझौते पर दस्तखत करने का फैसला करते हैं। रॉस आगे बताते हैं, जापान ने एडमेंटियम पर सबसे ज्यादा रिसर्च की और उसकी प्योर फॉर्म भी निकाल ली, लेकिन तभी एक आतंकी संगठन ने उनकी रिसर्च चुरा ली, जिसे वापस लाने के मिशन पर ही कैप्टन अमेरिका और टॉरस गए थे, और उनकी बहादुरी से वो रिसर्च आज हमारे पास सुरक्षित है। यह कहते हुए थैडियस रॉस सबके सामने कैप्टन अमेरिका और टॉरस का सार्वजनिक रूप से शुक्रिया अदा करते हैं। सबके बीच तालियों की गूंज उठती है, लेकिन तभी माहौल अचानक बदल जाता है। एक तेज और रहस्यमयी साउंड वेव पूरे हॉल में गूंजने लगती है। इसी आवाज के साथ आइजाया ब्रैडली, जो अब तक सैम विल्सन के साथ शांति से खड़ा था, अचानक उग्र हो उठता है। वह एक गार्ड की बंदूक छीनकर उसे जमीन पर गिराता है और बिना वक्त गवाए उसी बंदूक से रॉस पर हमला कर देता है। इस हमले से सब स्तब्ध रह जाते हैं, लेकिन मामला यही नहीं थमता। रॉस की टीम के 4 गार्ड्स अपनी बंदूकें निकालकर सिर्फ रॉस ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद बाकी मेहमानों पर भी गोलियां चलाने लगते हैं। हालांकि अब तक रॉस इन गोलियों से बचा रहता है, लेकिन माहौल पूरी तरह युद्ध का बन चुका होता है। सैम विल्सन तुरंत हालात संभालने में जुट जाता है। वह आइजाया ब्रैडली को काबू में करने की कोशिश करता है, उसकी गन छीनने के लिए उससे भिड़ जाता है। वहीं बाकी सुरक्षाकर्मी हमला करने वाले नकली गार्ड्स से लड़ने लगते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच एक धमाकेदार एंट्री होती है। हवा में उड़ती हुई एक बहादुर लड़की हॉल में दाखिल होती है और फायरिंग कर रहे गार्ड्स पर जबरदस्त हमला कर देती है। इसी दौरान पता चलता है कि ये लड़की राष्ट्रपति रॉस की पर्सनल सिक्योरिटी चीफ है। आखिरकार सैम विल्सन, टॉरस और उस बहादुर महिला की मदद से सभी बागी गार्ड्स और आइजाया को पकड़ लिया जाता है। सिचुएशन काबू में आने के बाद सैम तुरंत ब्रैडली के पास जाता है। उसकी आंखों में सवाल और दर्द दोनों झलकते हैं। वो चुपचाप लेकिन सख्ती से पूछता है, आइजाया, तुमने ये सब क्यों किया? मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम रॉस को नुकसान क्यों पहुँचाना चाहते थे? आइजाया की आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ गहरी तकलीफ होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। सैम बार बार सवाल कर रहा था, लेकिन आइजाया की हालत देखकर वो खुद भी हैरान था। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि आइजाया को कुछ भी याद नहीं था। उसे बिल्कुल नहीं पता कि उसने थैडियस रॉस पर कब और कैसे हमला किया। वो बार बार सैम से कह रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैं वहाँ जरूर था, लेकिन मैंने हमला नहीं किया, मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। सैम उसे गौर से देखता है। उसे यकीन हो चुका था कि आइजाया झूठ नहीं बोल रहा। उसके चेहरे पर डर और कंफ्यूजन साफ दिख रहा। लेकिन क्योंकि हमला उसी के हाथों हुआ, उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जाते जाते सैम ने उसका हाथ थामा और गंभीर आवाज में कहा, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोषी हो। जरूर इसके पीछे कोई और वजह है और मैं उस सच्चाई को जरूर सामने लाऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। अब सैम ने खुद ही इस मामले की तह तक जाने का फैसला कर लिया। वो तुरंत टॉरस के पास गया और उससे व्हाइट हाउस की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने को कहा। जब दोनों फुटेज देखने लगे तब उन्हें कुछ बेहद अजीब बातें नजर आईं। मीटिंग शुरू होने से ठीक पहले जब आइजाया ब्रैडली अपना फोन देख रहा था तो उसकी स्क्रीन अचानक ब्लिंक करने लगी। एक अजीब सी सफेद चमकती रोशनी दिखाई दी। वही अजीब रोशनी उन 4 गार्ड्स के फोनों में भी देखी गई, जिन्होंने बाद में रॉस पर हमला किया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जैसे ही हमला शुरू हुआ उससे ठीक पहले वहाँ एक अजीब सा गाना बजा था, एक बेहद खास ट्यून जो शायद किसी ट्रिगर साउंड की तरह काम कर रही थी। अब सब कुछ साफ हो गया। ये हमला जानबूझकर करवाया गया। आइजाया ब्रैडली और बाकी 4 गार्ड्स को किसी ने टेक्नोलॉजी के जरिए कंट्रोल किया था। सैम और टॉरस को अब यकीन हो चुका था, आइजाया और बाकी सब बेकसूर थे। अब मिशन साफ था, उस शख्स को ढूंढना और बेनकाब करना जिसने ये सारा खेल रचा था। सैम ने टॉरस से कहा, हम उस आदमी को ढूंढ निकालेंगे जिसने ये सब करवाया। फैसले के साथ सैम अपनी गाड़ी में बैठा और मिशन पर निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में अचानक उस पर फायरिंग शुरू हो गई। सैम फुर्ती से गाड़ी से बाहर निकला और अपनी शील्ड से खुद को बचाया। जब उसने सामने देखा तो वहाँ वही आतंकवादी लीडर खड़ा था जिससे सैम ने पहले जापान का कंटेनर छीनकर उसे हराया था। अब वो सामने खड़ा था, गुस्से से भरा हुआ। अब तेरा हिसाब बराबर करूंगा कैप्टन, वो चिल्लाया और अगले ही पल हमला करने ही वाला था। सैम विल्सन उस आतंकवादी से भिड़ता है और थोड़ी ही देर में उसे नीचे गिरा देता है।
मुकाबला खत्म ही हुआ था कि तभी सैम के फोन की घंटी बज उठती है। फोन पर एक रहस्यमयी आवाज आती है, इस आदमी को तो तूने हरा दिया, लेकिन जो अब आने वाला है उसे नहीं रोक पाएगा। ये सुनते ही सैम के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। उसे अब यकीन हो गया था, कोई है जो न सिर्फ उसे देख रहा है बल्कि हर कदम की निगरानी कर रहा है, और वही शायद रॉस पर हुए हमले का मास्टरमाइंड भी है। सैम तुरंत टॉरस के पास पहुंचता है और कहता है, इस कॉल को ट्रेस करो। कॉल एक सरकारी फैसिलिटी से की गई थी। सैम और टॉरस फौरन वहां पहुंचने का फैसला करते हैं। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो देखा कि वो जगह असल में एक साइंटिफिक रिसर्च लैब थी, लेकिन कोई आम लैब नहीं। वहां सरकार के नाम पर छुपकर गुप्त एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, और ये सब खुद रॉस की निगरानी में किया जा रहा था। वो तब से ये एक्सपेरिमेंट करवा रहा था जब वो सिर्फ एक जनरल हुआ करता था। सैम और टॉरस को कुछ समझ में आता उससे पहले ही वहां एक अजीबोगरीब शख्स की एंट्री होती है। उसका पूरा शरीर हरे रंग का था, और सबसे अजीब बात, उसका सिर इंसान से कई गुना बड़ा था। उसका नाम था द लीडर। सैम उसे घूरते हुए पूछता है, तू कौन है? ये सब क्यों करवा रहा है? मैं जानता हूँ, रॉस पर हमला भी तूने ही करवाया है। आखिर तू चाहता क्या है? लीडर एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं एक साइंटिस्ट था, मेरा नाम अब मत पूछना। लेकिन एक दिन मैंने एक शख्स की मदद की, ब्रूस बैनर यानी हल्क। उसी दिन एक हादसे में मेरे सिर पर चोट लग गई, और उसी वक्त ब्रूस का गामा रेडिएटेड खून मेरे स्तंभ पर गिर गया। तब से मेरे शरीर में बदलाव शुरू हो गया। मेरा सिर बढ़ता गया, लेकिन साथ ही मेरी दिमागी ताकत 1000 गुना तेज हो गई। सैम और टॉरस सन्न खड़े थे। लीडर आगे कहता है, जैसे ही थैडियस रॉस को मेरे बारे में पता चला, उसने मुझे छुपा लिया और मेरे आइडियाज को इस्तेमाल करने लगा। लेकिन अब मैं छुपकर नहीं रहूंगा। अब दुनिया को दिखाऊंगा कि असली ताकत दिमाग की होती है, मसल्स की नहीं। लीडर सैम को देखता है और बोलना शुरू करता है, उस दिन जब मुझे रॉस के लोगों ने पकड़ा, तब मैंने उससे हाथ जोड़कर मिन्नतें की थी। मैंने कहा था, उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। लेकिन नहीं, रॉस ने मुझ पर जरा भी तरस नहीं खाया। उल्टा उसने कहा, अगर मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया तब तुम्हें छोड़ूंगा। आज वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुका है, लेकिन उसने अपना वादा आज तक नहीं निभाया। उल्टा प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उसी सरकारी लैब में मुझ पर लगातार एक्सपेरिमेंट करवाता रहा, और फिर एक दिन मेरा गुस्सा फूट पड़ा। जिन साइंटिस्ट्स ने मुझ पर सालों तक जुल्म किया, मैंने उन्हें अपने हाथों से खत्म कर दिया। और तभी मैंने कसम खाई, रॉस का असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। बस उसी दिन से मेरा बदला शुरू हुआ। मैंने टेररिस्ट्स को हायर किया और उन्हें जापान का वो कंटेनर चुराने का ऑर्डर दिया। और मजे की बात सुनो, मैंने पैसे खुद CIA के अकाउंट से ट्रांसफर करवाए, ताकि जब जापान इन्वेस्टिगेशन करे तो उन्हें लगे कि सारा खेल US गवर्नमेंट का है, यानी रॉस का। सैम यह सब सुनकर हैरान रह जाता है। अब उसे समझ आ गया था कि थोड़ी देर पहले जो रहस्यमयी कॉल उसे आई थी, वो भी लीडर की ही चाल थी। सैम अब फैसला करता है, अब बहुत हो गया, इसे यहीं रोकना होगा। वो लीडर की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी लीडर एक चुटकी बजाता है और अचानक पूरे कमरे में एक तेज म्यूजिक बज उठता है। वो म्यूजिक किसी आम इंसान के लिए नहीं था, बल्कि एक हिप्नोटिक सिग्नल था। सरकार के सारे गार्ड्स एक एक करके लीडर के कंट्रोल में आ जाते हैं। अब वो सब सैम और टॉरस पर टूट पड़ते हैं। एक तरफ 2 लोग, दूसरी तरफ पूरी फौज। सैम और टॉरस जान पर खेल कर लड़ते हैं, पर इसी अफरा तफरी में लीडर मौका देखकर वहां से भाग निकलता है। सैम और टॉरस सारे गार्ड्स को हराकर किसी तरह बाहर निकलते हैं। लीडर का प्लान काम कर गया था। जापान ने जैसे ही अपने चोरी हुए कंटेनर की जांच की, उन्हें सबूत मिले कि उस टेररिस्ट को पैसे CIA से मिले थे, और क्योंकि CIA अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जापान को अब पूरा यकीन हो गया कि अमेरिका ही उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। नतीजा, जापान ने रॉस के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अब 2 देशों के बीच जंग का माहौल बनने लगा था, और ये सब एक आदमी की बदले की आग की वजह से हो रहा था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां एक भी गलत कदम पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकता था। रॉस ने हाल ही में दुनिया के देशों के साथ एडमेंटियम नाम के कीमती मेटल को बांटने का फैसला किया था। लेकिन जैसे ही जापान को शक हुआ कि अमेरिका उन्हें धोखा दे सकता है, जापान के राष्ट्रपति ने तुरंत आदेश दिया, सेलेस्टियल आइलैंड पर फौरन कब्जा करो। और फिर जापानी सेना तुरंत वहां के लिए रवाना हो गई। जब रॉस को इसकी खबर लगी तो उसने भी अपनी मिलिट्री को उस आइलैंड की तरफ भेजने का आदेश दे दिया। अब दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त एक ही जगह टिकी थी।
सेलेस्टियल आइलैंड पर, और चारों तरफ ये चर्चा तेज हो गई थी कि क्या वाकई जापान और अमेरिका के बीच युद्ध होने वाला है। इधर जैसे ही ये खबर सैम विल्सन और टॉरस तक पहुंची, वो भी बिना देर किए रवाना हो गए उसी दिशा में। सेलेस्टियल आइलैंड पर पहुंचते ही सैम सीधे रॉस के फाइटर शिप में घुसा और उससे आमने सामने बात की। अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठाया तो इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। जंग में कोई नहीं जीतता, सब हारते हैं। सैम हालात को काबू में लाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी वक्त लीडर फिर से एक्टिव हो चुका था। वो कहीं छुपा बैठा एक पुराने घर में दाखिल हुआ। उसने वहां से एक फोन चुराया और हैकिंग शुरू कर दी। उसने 2 अमेरिकी फाइटर जेट्स का रेडियो सिस्टम हैक कर लिया, जो उस वक्त सेलेस्टियल आइलैंड के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। लीडर ने दोनों पायलट्स को जापान के जेट्स पर हमला करने का झूठा ऑर्डर दे दिया। जापान को यकीन हो गया, अमेरिका ने जंग शुरू कर दी है। जवाब में जापान ने भी अपने फाइटर जेट्स हवा में भेज दिए। अब जंग बस चिंगारी भर की दूरी पर थी। लेकिन ठीक तभी सैम विल्सन और टॉरस फुल स्पीड में उड़ते हुए आए और दोनों अमेरिकी पायलट्स को फाइटर जेट से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जेट्स तो तबाह हो गए, लेकिन जानें बच गईं, और इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती थी। इसके बाद सैम ने सीधे जापान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। हम जंग नहीं चाहते, ये सब एक हैकिंग का नतीजा था। हमारे पायलट्स को किसी और ने कंट्रोल किया था। जापानी राष्ट्रपति ने सैम की बात पर भरोसा किया, क्योंकि उसने खुद अपनी जान पर खेलकर सच्चाई साबित की थी। यही वो मोड़ था जब एक सुपरहीरो ने 2 देशों के बीच युद्ध को टाल दिया। दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी सेनाएं वापस बुला लीं। सेलेस्टियल आइलैंड एक बार फिर शांत हो गया और सैम विल्सन अपने मिशन में एक बार फिर कामयाब हुआ। लेकिन इस पूरे संघर्ष के बीच एक दुखद मोड़ भी आया। सेलेस्टियल आइलैंड की लड़ाई में टॉरस बुरी तरह से घायल हो गया था। सैम विल्सन ने उसे सही वक्त पर अस्पताल पहुंचा दिया, जहां उसका तुरंत इलाज शुरू कर दिया गया। इसके बाद अगला दृश्य वॉशिंगटन डीसी का होता है, जहां रॉस एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। रॉस का मकसद था दुनिया के सामने ये साफ करना कि अमेरिका और जापान के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ, बल्कि यह सब एक गलत फहमी का नतीजा था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैम विल्सन भी मौजूद था और तभी वहां लीडर भी पहुंच गया। चेहरे पर गुस्सा, आंखों में बदला था। तुमने मेरे पूरे प्लान को बर्बाद कर दिया सैम, लीडर सख्त आवाज में बोला। मैं यूएस और जापान की जंग से रॉस का असली चेहरा सामने लाना चाहता था, लेकिन तुमने सब कुछ नष्ट कर दिया। सैम शांति से जवाब देता है, अगर तुम्हारा मकसद सच्चाई उजागर करना था तो उसे झूठ और तबाही के रास्ते से क्यों लाना चाहते थे। इस पर लीडर कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, तुम नहीं जानते रॉस असल में कौन है। वो आज जिंदा है मेरी वजह से। अब लीडर रॉस का वो राज खोलता है जिसे आज तक किसी ने नहीं जाना था। कई साल पहले रॉस एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। मैंने ही उसकी जान बचाई थी, एक खास दवा देकर जिसमें गामा रेडिएशन की थोड़ी मात्रा थी। पर आज वो दवा उसकी लत बन चुकी है। हर रोज उसे खानी पड़ती है और इसी वजह से उसके शरीर में गामा रेडिएशन जमा होती गई। धीरे धीरे उसकी बॉडी एक टाइम बम बन चुकी है। जैसे ही लीडर ये बात पूरी करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रॉस की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वह कांपने लगता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है, मांसपेशियां सूजने लगती हैं और वह जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ ही पलों में रॉस का शरीर एक भयानक रूप ले लेता है। वह रेड हल्क बन जाता है। गामा रेडिएशन ने उसकी पूरी सोच को बदल दिया था। अब उसके अंदर केवल गुस्सा, हिंसा और तबाही बाकी बची थी। वो मंच तोड़ देता है, कैमरे गिरा देता है और सुरक्षा गार्ड उसे काबू करने में असफल हो जाते हैं। जगह पर अफरा तफरी मच जाती है, लोग भागने लगते हैं और चीख पुकार मच जाती है। अब सिर्फ एक ही इंसान था जो इस हालात को संभाल सकता था, कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन। सैम धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जबकि लीडर एक कोने में खड़ा मुस्कुरा कर कहता है, अब देखो सैम, अब तुम क्या करोगे। लेकिन सैम सिर्फ रेड हल्क को नहीं रोक सकता था और लीडर को भी यहाँ यूं ही नहीं छोड़ सकता था। इसलिए उसने सबसे पहले वहाँ मौजूद सैनिकों को आदेश दिया कि लीडर को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अब वक्त आ गया था उस हालात को संभालने का, रेड हल्क को रोकने का। और यही होती है फिल्म की सबसे जबरदस्त और यादगार लड़ाई, कैप्टन अमेरिका बनाम रेड हल्क। रेड हल्क बहुत ज्यादा ताकतवर था। लड़ाई के दौरान उसने एक जलती हुई कार उठाकर सीधे कैप्टन अमेरिका पर फेंक दी। सैम ने अपने हाईटेक पंखों की मदद से किसी तरह खुद को बचा लिया, लेकिन वो पंख भी भारी मेटल से बने थे, जिन्हें रेड हल्क ने फाड़ कर नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि उसने कैप्टन की शील्ड को भी जमीन में धंसा दिया। अब कैप्टन अमेरिका के पास रेड हल्क के ताकत के सामने कोई मौका नहीं बचा। लेकिन तभी सैम एक अलग तरीका अपनाता है। वो रेड हल्क के दिल को छूने की कोशिश करता है और कहता है, रॉस,
तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम बुरे इंसान नहीं हो, तुम्हें शांत होना होगा उसके लिए, उसके साथ जिंदगी जीने के लिए। सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि सैम का तरीका असर कर जाता है। जैसे ही रॉस अपनी बेटी का नाम सुनता है, उसका दिल पिघलने लगता है। उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है और उसका शरीर वापस सामान्य हो जाता है। वो फिर से एक आम इंसान बन जाता है। सिचुएशन कंट्रोल होते ही रॉस को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उसने रेड हल्क बनकर कई कानून तोड़े थे और पहले से भी कई अवैध कामों में उसका नाम सामने आ चुका था। अब कहानी एक इमोशनल टोन लेती है। जेल में सैम खुद रॉस को उसकी बेटी से मिलवाने के लिए लाता है। इसके साथ ही सैम एक और मिशन पर था, आइजाया ब्रैडली को निर्दोष साबित करना। जैसे ही ये साबित होता है कि आइजाया ने रॉस पर कोई हमला नहीं करवाया, उसे भी जेल से रिहा कर दिया जाता है। और इसी के साथ सैम विल्सन का मिशन सफल हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब फिल्म खत्म हो गई है, लेकिन तभी आता है एंड क्रेडिट सीन। एक शांत और सस्पेंस से भरा कमरा है जहां सैम जेल में बंद लीडर से मिलने आया है। लीडर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, क्या तुम ये सोचते हो मुझे पकड़कर सब कुछ ठीक कर दिया? नहीं, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। मैं भविष्य देख सकता हूँ और आने वाले वक्त में इस धरती पर ऐसे लोग आने वाले हैं जिनसे तुम लड़ भी नहीं पाओगे। सैम कुछ देर चुपचाप उसे देखता है और पूछता है, कौन लोग? लीडर की मुस्कान और गहरी हो जाती है और वह कहता है, इस ब्रह्मांड से बाहर भी कई दुनियाएं हैं जहां ऐसे योद्धा रहते हैं जो अब यहां आने वाले हैं। और ये कहकर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। बैकग्राउंड में एक भारी रहस्यमयी म्यूजिक बजता है और फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड फिल्म की पूरी कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया या चौंकाने वाला लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ऐसी और भी शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेज दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही आप अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म का देखना चाहेंगे, ये भी कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा हमने माको फिल्म का भी एक्सप्लेनेशन किया है जो बेहद दिलचस्प है। उसका लिंक नीचे दिया गया है, उसे देखना न भूलें।